सो ये हम अलग एग्जाम्पल कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम्स का ले रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मैं एक एग्जाम्पल लेने वाली हूँ इसके ऊपर, सो दैट आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कितने टाइप्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं। नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर टाइप, पर उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये कॉमन ट्रांजैक्शंस है, पर इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाए कि कौन से टाइप के ट्रांजैक्शंस है। इसलिए मैंने ये सेकेंड एग्जाम्पल सेम टॉपिक पर लिया है, कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम्स। तो ये एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या ट्रांजैक्शंस है। Record the following transactions of Manas traders in cash book with cash and bank columns for the month July 2011। तो इसमें क्या है, ये मानस ट्रेडर्स के ट्रांजैक्शंस है, और ये कौन से ट्रांजैक्शंस है, जुलाई 2011 के ट्रांजैक्शंस है। सो हमें ये जुलाई 2011 के लिए कैश बुक प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट जुलाई को कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है तो देखते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। ये तो हर बिजनेस में होता है कि हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते, तो पहला ट्रांजैक्शन वही होगा कि बिजनेस हमने इतने इतने कैश में चालू किया है। सेकेंड वन, ऑन 2 जुलाई ओपनड करंट अकाउंट विद बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹35,000। अभी बिजनेस स्टार्ट होते ही करंट अकाउंट ओपन किया है, क्योंकि ये मानस ट्रेडर्स ही ये एक बिजनेस, एक टाइप का बिजनेस ही है, तो इसलिए करंट अकाउंट ओपन किया है। करंट अकाउंट सिर्फ बिजनेसमैन ही खोल सकते हैं, उनके लिए ही ये पर्टिकुलर फैसिलिटी दी हुई है कि हम उनको करंट अकाउंट ओपन करना होता है। बाकी हम इंडिविजुअल्स के लिए सेविंग्स अकाउंट एक अदर फैसिलिटी दी हुई है। तो इसमें क्या है, अगर मानस ट्रेडर्स ने एक करंट अकाउंट ओपन किया है मानस ट्रेडर्स के नाम पे, तो वो करंट अकाउंट हुआ। और अगर उसने एक इंडिविजुअली ओपन किया, यानी कि मानस नाम से एक सेविंग्स अकाउंट ओपन किया, तो वो इंडिविजुअल अकाउंट हुआ। नाउ करंट अकाउंट क्यों खोला जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बिजनेस हर रोज ट्रांजैक्शंस करती है, कुछ ना कुछ होता है, कुछ खरीदी होती है, कुछ सेल भी किया जाता है, कुछ क्रेडिट पर भी लिया जाता है, दिया जाता है, तो ये हर रोज का होता है। इसीलिए करंट अकाउंट एक फैसिलिटी दी हुई है इन बिजनेसमैन के लिए, इन ट्रेडर्स के लिए, कि उनको ये डेली ट्रांजैक्शंस इजीली रिकॉर्ड हो जाए, पैसे आए हैं बिजनेस में या पैसे बाहर गए हुए हैं, तो इसीलिए वो ट्रांजैक्शंस हर रोज होते हैं। इसीलिए वो अकाउंट उन लोगों को दिया है जिन्हें रिकॉर्ड करना है कैश जाने के लिए और आने के लिए। ये करंट अकाउंट की फैसिलिटी है। नेक्स्ट, ऑन 3 जुलाई परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹12,000 फ्रॉम प्रतीक ऑन क्रेडिट। अभी मैंने क्रेडिट का इससे पहले भी बताया हुआ है। मीनिंग क्या है, क्रेडिट मतलब आपने कुछ चीज़ें खरीदी है जो कि उधार में खरीदी हुई है, यानी कि आपने एक सेलर से कुछ सामान खरीदा हुआ है और उसको कहा है कि मैं आपको इस डेट पर इस समय पर आपको मैं पैसे वापस दे दूंगा, तो उसे क्रेडिट कहते हैं या लोन कहते हैं। इसका अदर वर्ड लोन होता है। तो हमने 12,000 रुपये के गुड्स खरीदे हैं प्रतीक से, वो भी उधार पे। नेक्स्ट वन, ऑन 4 जुलाई परचेस्ड ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ ₹9,000 एंड पेड बाय चेक। अभी इसमें हमने क्या किया है, फिर से खरीदी की है, यानी कि मानस ट्रेडर्स ने यहाँ पे फिर से कुछ ना ऑफिस का सामान खरीदा हुआ है जो कि 9,000 का है, पर उसका जो उसने पेमेंट करा है वो चेक के थ्रू करा है, यानी कि बैंक का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट वन, अभी इसमें हम क्या करेंगे कि जो कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है, ये ट्रांजैक्शंस है, इसमें कोई ना कोई कॉन्ट्रा एंट्री होगी। आपको मैंने कॉन्ट्रा एंट्री का मीनिंग भी बताया हुआ है, तो हम इसमें मार्क कर लेंगे कैपिटल C से कि कौन सा कॉन्ट्रा एंट्री है। अभी मैंने जस्ट एक ट्रांजैक्शन बोला, ओपन करंट अकाउंट, ये कॉन्ट्रा एंट्री हुई, यानी कि आपको ध्यान देना है इस ट्रांजैक्शंस पे कि कौन सी कॉन्ट्रा एंट्री है, आप कोई मिस तो नहीं कर रहे।
और आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में ही लिख लेना है कि कौन सी कॉन्ट्रा एंट्री, ताकि आप सॉल्यूशन लिखो तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कॉन्ट्रा एंट्री हमें इसे दो साइड में पोस्ट करना है, यानी कि डेबिट साइड में भी पोस्ट करना है और क्रेडिट साइड में भी पोस्ट करना है। सो अभी ये सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है कि ओपन करंट अकाउंट विद बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹35,000। ये कॉन्ट्रा एंट्री हुई क्योंकि आपने एक बैंक में खाता खोला है और उसमें पैसे डाले हुए हैं, तो इसलिए एक साइड से पैसे गए और दूसरे साइड में पैसे गए। सो मैंने यहाँ पे लिखा C फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, ये C कॉन्ट्रा एंट्री को डिनोट करता है। सो हम आते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। ऑन 6 जुलाई पेड टू प्रतीक ₹11,850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹12,000। अभी ध्यान दीजिए, इसमें हमने क्या किया, 3 जुलाई को एक ट्रांजैक्शन किया प्रतीक के साथ, वो भी उधार का, कि हमने उसे कुछ चीज़ें खरीदी जो कि 12,000 की थी। उसमें से 6 तारीख को यानी 6 जुलाई को हमने 11,850 रुपये हमने 12,000 में से प्रतीक को पेमेंट कर दी। तो यानी कि कितने रह गए नीचे, 12,000 माइनस 11,850, इसमें रह गए 150 रुपये रह गए। तो 150 रुपये आप कभी भी दे सकते हो, पर 12,000 में से आप उसने 11,850 दे दिए, यानी कि फुल सेटलमेंट क्यों कहाँ है यहाँ पे, क्योंकि अभी भी क्रेडिट पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि 150 रुपये अभी भी क्रेडिट पे बाकी है। किसकी तरफ, मानस ट्रेडर्स की तरफ। किससे लिए हुए हैं, प्रतीक की ओर से। सो ऐसा है ये ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट वन, ऑन 9th जुलाई सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000 एट 10% कैश डिस्काउंट। अभी हमने यहाँ पे कुछ सेल किया है जो कि 10% का कैश डिस्काउंट दिया है हमने यहाँ पे। जो हमने सेल किया है उसका क्या प्राइस है, 8,000। तो हमें इसमें क्या करना है, 10% का डिस्काउंट निकालना है। तो हमें इस पर एक वर्किंग नोट निकालनी पड़ेगी कि यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एक वर्किंग नोट की साइड। वर्किंग नोट आपको भी ऐसे ही करना है एग्जाम में, या आप कोई एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो तो नीचे क्वेश्चन के नीचे या एक रफ पेज पर आप वर्किंग नोट ज़रूर लिख लेना कि कौन से चीज़ में क्या ट्रांजैक्शंस हो रही है। अभी 9th को ट्रांजैक्शन हो रही है कैश डिस्काउंट की। सो व्हाट इज़ द प्राइस, 8,000। 8,000 पे कितना है, 10%। तो हमें क्या करना है, 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10। ये 0 0 कैंसिल हो गया, रह गया कितना, मतलब 8,000 पर 10% का डिस्काउंट हुआ तो कितना आ गया नीचे, 800। अभी 800 का हमने 8,000 पर डिस्काउंट दिया है, पर एक्चुअल प्राइस कितनी है। सो इक्वल्स टू 88,000 माइनस 800, तो कितना हुआ यहाँ पे 7,000। मतलब 7,200 में हमने वो चीज़ें सेल की है। मतलब 9 तारीख को जिसको भी आपने सेल की है वो 7,200 का आपने सामान उसको सेल किया हुआ है। तो ऐसे हम डिस्काउंट निकालते हैं। ये तो एक कैश डिस्काउंट था, इसके और डिस्काउंट भी होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट होता है, उसका भी सेम ही पैटर्न होता है, बस यहाँ पे कैश लिखा है तो यहाँ पे अलग नाम भी हो सकते हैं ट्रेड डिस्काउंट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेम प्रोसीजर से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वन, ऑन 11th जुलाई पेड टेलीफोन बिल ₹1,750 बाय चेक एंड ऑक्ट्रॉय ₹3,000 बाय कैश। अभी हम यहाँ पे 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, यानी कि टेलीफोन बिल अकाउंट एक है और एक ऑक्ट्रॉय अकाउंट। मतलब हमें पेमेंट साइड में 2 अकाउंट्स का पोस्टिंग करना है। विच वन, टेलीफोन बिल अकाउंट एंड ऑक्ट्रॉय अकाउंट। ऑक्ट्रॉय मतलब एक टाइप का ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस ही होता है, यानी कि कोई चीज़ें आप बाहर भेज रहे हो, किसी सिटी में भेज रहे हो, किसी कंट्री में भेज रहे हो, किसी टाउन में भेज रहे हो, तो वो ऑक्ट्रॉय मतलब आप कोई चीज़ दे रहे हो उसका आप सर्विस चार्ज दे रहे हो, तो उसको ऑक्ट्रॉय कहते हैं।
नेक्स्ट वन, ऑन 12th July received a bearer check of rupees 8,740 for credit sales effected to Meenal on 25th June 2011. अभी इसका क्या है कि हमने फिर से कोई सेल्स का ट्रांजैक्शन किया है 12 तारीख को, 25 जून को हमने एक सेल्स का ट्रांजैक्शन किया था जो कि क्रेडिट बेसिस का था, यानी कि हमने उसे उधार में दिया था मीनल को ₹8,740. सो 12 तारीख को वो मीनल ने बेरर चेक हम मानस ट्रेडर्स को प्रोवाइड किया है ऑफ ₹8,740. सो हमें इसकी पोस्टिंग 12th जुलाई इन रिसीट साइड करनी, क्योंकि हमने ये रिसीव किया है और इसकी अमाउंट हम कैश कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बेरर चेक अगर आप किसी बैंक में कलेक्शन के लिए देते हो तो आपको इमीडिएटली वही काउंटर पे आपको कैश मिल जाती है उसकी, तो इसका अमाउंट हम लिखेंगे कैश कॉलम में. नेक्स्ट वन, विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹5,000. नाउ अगेन ये हमने कैश बैंक में से निकाली है, सो वी हैव टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन ऑन पेमेंट साइड. तो दिस इज अ पेमेंट्स ट्रांजैक्शन. लास्ट वन, 20th July deposited into bank the check received on 12th July 2011. Now अभी यहाँ पे उन्होंने डेट दी हुई है कि हमने 12th जुलाई को जो चेक मिला था जो कि बेरर चेक था वो डिपॉजिट किया है बैंक में 20 जुलाई को. सो ये कौन सी एंट्री हो गई? कॉन्ट्रा एंट्री होगी, क्योंकि आपको चेक मिला भी है और आपने वो डिपॉजिट किया भी है, तो आप दोनों साइड में इसकी पोस्टिंग कर रहे हो. सो दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री ट्रांजैक्शन. तो ये थे सारे मानस ट्रेडर्स के ट्रांजैक्शंस. सो अभी हम इसको एक कैश बुक में लिख लेंगे, कौन से ट्रांजैक्शंस रिसीट में लिखने हैं, कौन से पेमेंट में लिखने. सो ये हमारा कैश बुक का फॉर्मेट है. हमने पहले भी फर्स्ट एग्जाम्पल में इसका फॉर्मेट देखा हुआ है. ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है. ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सिर्फ जो ट्रांजैक्शंस मैंने आपको दिए हैं वही नहीं आने वाले, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आ सकते हैं आपको डिफरेंट टाइप्स के, तो आपको उसके हिसाब से पोस्टिंग करनी है. तो उसी के लिए मैंने ये सेकेंड एग्जाम्पल आपके लिए लिखा हुआ है. सो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं. तो हमने पहले ही ट्रांजैक्शंस देख लिए थे, डिस्कस कर लिए थे कौन सा कॉन्ट्रा एंट्री है, कौन से रिसीट साइड में आने वाले हैं, कौन सी ट्रांजैक्शंस पेमेंट साइड में आने वाली. सो हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग करते हैं. नाउ पहला ट्रांजैक्शन क्या था? दैट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख. ओके, अभी ये हम बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से बिजनेस में डेबिट हो रहा है, यानी कि बिजनेस में हम कैपिटल को ला रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. सो वी विल रिकॉर्ड इन रिसीट साइड ऑन डेबिट कॉलम. वी विल राइट द डेट 2011 जुलाई, और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होने वाला है? कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम कैपिटल के फॉर्म में बिजनेस में वो पैसे डाल रहे हैं. ओके, to start the business to capital account. ओके, और अमाउंट हम कैश में ला रहे हैं तो कैश कॉलम में ₹1 लाख. सो दिस इज हाउ द पोस्टिंग इज डन. और इसका नरेशन लिखना बिल्कुल भी भूलना नहीं है. तो नरेशन हम लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश. ये हो गई हमारी पहली पोस्टिंग, यानी कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट वन, 2 जुलाई को
ओपन करंट अकाउंट विद बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹35,000। अभी इसमें ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, तो हमें इसको बोथ दी साइड्स यानी कि रिसीट साइड्स एंड पेमेंट साइड दोनों साइड में पोस्टिंग करनी है। सो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम डेबिट साइड की पोस्टिंग कर लेंगे, यानी कि फर्स्ट साइड हम डेबिट में लिख लेंगे। वी विल हैव टू राइट द डेट, दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज द 2 जुलाई। सो यहाँ पे लिख लेंगे। थोड़ा हर ट्रांजैक्शन के बीच में थोड़ा गैप छोड़ देना, क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि कौन से ट्रांजैक्शन की क्या नरेशन है, कौन सा पहला है कौन सा। अगर आप इसमें इतना गैप भी नहीं छोड़ोगे और उसको पूरा यहाँ नीचे उसके डायरेक्टली नीचे लिख लोगे तो आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कहाँ हुई है। सो क्या है, टू कैश अकाउंट, क्योंकि क्या किया है हमने, करंट अकाउंट ओपन किया है बैंक में, तो हमारे यहाँ से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। सो वी विल राइट टू कैश अकाउंट। अभी क्या है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो लेजर फोलियो में हम लिख लेंगे कैपिटल C टू डिनोट इट एज अ कॉन्ट्रा एंट्री। और हम पैसे कहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। सो हियर हम अमाउंट लिख लेंगे। ओके, अभी इसका नरेशन, बीइंग करंट अकाउंट ओपन्ड विद बैंक एंड डिपॉजिटेड कैश, बीइंग करंट अकाउंट opened in bank and deposited cash। ये हो गई हमारी रिसीव साइड की पोस्टिंग। अभी यही पोस्टिंग हमें पेमेंट साइड में करनी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। अभी यहाँ पेमेंट्स में कोई ट्रांजैक्शन हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, तो पहले डेट लिख लेते हैं। अभी सेकेंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने वाला है, तो सेकेंड वन। अभी कौन सा है, बाय बैंक अकाउंट होने वाला है। कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, बैंक में, पर हमारे यहाँ से कैश जा रही है, इसीलिए हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट इफेक्ट दे रहे हैं। बाय बैंक अकाउंट, वाउचर नंबर दिया हुआ नहीं है हमें लेजर फोलियो में, C, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। और हम बैंक में किस हिसाब से पैसे डाल रहे हैं, कैश के हिसाब से, तो 35,000 हम कैश कॉलम में लिख लेंगे। सेम नरेशन, बीइंग करंट अकाउंट ओपन्ड एंड इन बैंक डिपॉजिटेड कैश। ठीक है, सेम नरेशन होगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सेम ही ट्रांजैक्शन हम दोनों साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी थर्ड ट्रांजैक्शन देखेंगे, परचेज गुड्स ऑफ ₹12,000 फ्रॉम प्रतीक ऑन क्रेडिट। अभी ये जो ट्रांजैक्शन है ये पेमेंट्स का ट्रांजैक्शन है एक्चुअली, पर हमने ये क्रेडिट बेसिस पे किया है, यानी कि ये ट्रांजैक्शन हमने एक उधार पे किया हुआ है, यानी कि 12,000 रुपये का हमने कुछ खरीदा है प्रतीक से, पर उसे हमने पैसे बाद में देने, यानी कि कोई क्रेडिट पीरियड प्रतीक ने हमें ऑफर किया है, वो क्रेडिट पीरियड ख़त्म होने के बाद या उसके पहले हमें उसको पेमेंट करनी है। पर ये अभी कैश पेमेंट कुछ भी नहीं हुआ है इसका, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको हम आगे वाले ट्रांजैक्शन में देखेंगे जब इसका एक्चुअली पेमेंट हो चुका होगा। ओके, और इसमें है नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, ऑन 4 जुलाई परचेस्ड ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ ₹9,000 एंड पेड बाय चेक। अभी यहाँ पे हमने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है, पर उसकी पेमेंट हमने कैसे की है, चेक में की है, यानी कि ये चेक बैंक से रिलेटेड है, क्योंकि चेक बैंक में ही डिपॉजिट होता है, पैसे बैंक में ही जमा हो जाएंगे, तो इसकी अमाउंट हम बैंक कॉलम में लिख लेंगे। सो यहाँ पे 4 जुलाई बाय ऑफिस इक्विपमेंट, ये मैंने आधा ही छोड़ा था, यहाँ पे लिख लेती हूँ। बाय ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, 9,000, पर कौन से कॉलम में लिखनी है, हमें बैंक कॉलम में लिखनी नहीं है। सो आई हियर यहाँ पे लिख लेंगे 9,000। नरेशन, बीइंग
ऑफिस इक्विपमेंट परचेस्ड. ओके, equipment purchased and payment made by check. तो ये हो गई इसकी नरेशन. अभी हम अगला ट्रांजैक्शन देखेंगे. ऑन 6 जुलाई को पेड टू प्रतीक ₹11,815 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹12,000. अभी यहाँ पे मैंने कहा था कि जो क्रेडिट, ये 3 जुलाई को जो ट्रांजैक्शन हुई है वो क्रेडिट बेसिस पे हुई है, तो इसकी पेमेंट अभी कुछ क्रेडिट पीरियड ख़त्म होने के बाद ज़रूर होगी. पर यहाँ पे क्या किया है कि मानस ट्रेडर्स ने 11,850 रुपये पहले ही पेमेंट कर दी है, पर 150 रुपये क्रेडिट बाकी है प्रतीक के तरफ. प्रतीक को हमें देने हैं, तो वो 150 रुपये तो क्रेडिट रह गए, इसलिए ये 11,850 इन फुल सेटलमेंट है, यानी कि आधा क्रेडिट भरा हुआ है और आधा बाकी है. तो हम इसकी पोस्टिंग कर लेंगे 6th बाय प्रतीक अकाउंट, क्योंकि अभी प्रतीक को पूरा क्रेडिट ऑफर नहीं हुआ, यानी कि उसके पूरे पैसे हमने जमा नहीं किए हुए हैं. 150 रुपये अभी भी बाकी है, सो वो हमें लिखने हैं. बीइंग कैश पेड इन फुल सेटलमेंट, कैश पेड इन फुल सेटलमेंट. ये हो गई हमारी 6 जुलाई की ट्रांजैक्शन. तो ऐसा होता है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन. अगला वाला देखेंगे. सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000 एट 10% कैश डिस्काउंट. और हमने यहाँ पे नीचे इसका वर्किंग नोट लिख लिया हुआ है. 8,000 रुपये का हमने कुछ सेल किया है, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया है. तो एक्चुअली हमने गुड्स कितने बेचे? 7,200 में हमने गुड्स बेचे हैं. तो हमें इसकी पोस्टिंग अभी कर लेनी है इस अमाउंट के साथ, 7,200 के साथ. तो डेट लिख लेंगे हम, कौन सी डेट को हुआ है? 9th को हुआ है. कौन से अकाउंट इफेक्ट होगा? सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स किया है हमने. कितना? 7,200. क्यों? क्योंकि उस पर डिस्काउंट दिया हुआ है 10% का. 8,000 रुपये की चीज़ हमने 10% डिस्काउंट देकर बेची हुई है, तो उसकी एक्चुअल अमाउंट 7,200 हो गई. नरेशन इसका, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश at 10% कैश डिस्काउंट. ये लिखना बहुत ज़रूरी है. अगर यहाँ पे आपने लिखा नहीं कि किसके ऊपर कौन सा डिस्काउंट दिया हुआ है, कौन से टाइप का दिया हुआ है, तो वो नरेशन आपको भी समझ में नहीं आएगा. वो ट्रांजैक्शन क्यों हुई है, किस % पर डिस्काउंट देकर हुई है, वो आपको समझ में नहीं आएगा. इसीलिए नरेशन में पहले ही आपको लिख लेना है कि 10% अगर कैश डिस्काउंट दिया हुआ है ट्रांजैक्शन में, तो आपको भी 10% कैश डिस्काउंट यहाँ पे नरेशन में लिखना है ट्रांजैक्शन के नीचे. ओके, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आए इसीलिए. ठीक है, अगले ट्रांजैक्शन को देखते हैं. अभी 11th जुलाई को हुआ है. पेड टेलीफोन बिल ₹1,750 बाय चेक एंड ऑक्ट्रॉय ₹3,000 बाय कैश. अभी यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में मैंने पहले ही समझाया था क्वेश्चन एक्सप्लेन करते वक्त कि 2 अकाउंट्स हमको पेमेंट साइड में लिखने, यानी कि टेलीफोन बिल अकाउंट एक अकाउंट होगा और दूसरा अकाउंट होगा ऑक्ट्रॉय अकाउंट. ठीक है, पर अमाउंट कहाँ कहाँ लिखने हैं? टेलीफोन का बिल हमने चेक से भरा है, तो बैंक कॉलम में लिखेंगे उसकी अमाउंट, और ऑक्ट्रॉय की हमने कैश में पेमेंट करी हुई है, तो इसकी अमाउंट हम कैश कॉलम में लिखेंगे. तो करते हैं इसकी पोस्टिंग. डेट लिख लेंगे पहले, 11th को हुआ है ये ट्रांजैक्शन.
पहला कौन सा हुआ है, टेलीफोन बिल भरा है, सो बाय टेलीफोन बिल अकाउंट। अभी ये चेक से पेमेंट हुई है तो बैंक कॉलम में लिखेंगे, तो वाउचर नंबर नहीं है, लेजर फोलियो भी नहीं है, तो डैश अमाउंट 1750। ठीक है। अभी नेक्स्ट अकाउंट है ऑक्ट्रॉय अकाउंट। ऑक्ट्रॉय की अमाउंट कैसे भरी है हमने, कैश में भरी है, सो यहाँ पे लिख लेंगे बाय ऑक्ट्रॉय अकाउंट, कितना है 3000। ठीक है। और इसका नरेशन बीइंग टेलीफोन बिल एंड ऑक्ट्रॉय पेड। इसका बहुत ही सिंपल नरेशन दिया है, वेरी सिंपल नरेशन। ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, जैसा है वैसे ही लिख देना है हमें। ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं ट्रांजैक्शन। रिसीव्ड बेरर ऑफ रुपीज़, बेरर चेक ऑफ रुपीज़, एक मिनट, हाँ, रिसीव्ड अ बेरर चेक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। Received a bearer check of rupees 8,740 for credit sales of effected to Meenal on 25th June 2011। सो हमने क्रेडिट पे कुछ सेल किया था मीनल को, और उसका पेमेंट हमें आ गया है बेरर चेक के थ्रू। ठीक है, तो अभी इसकी पोस्टिंग हमें रिसीट साइड में करनी है। पर अभी ये बेरर चेक मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैंक में अगर इसे आप जमा करने जाओगे तो आपको इमीडिएटली कैश काउंटर में मिल जाएगी। सो इसकी अमाउंट हम लिख लेंगे कैश कॉलम में। ठीक है, सो लेट्स पोस्ट इट। किसकी ओर से चेक आ रही है, मीनल की ओर से आ रही है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डेट टू मीनल्स अकाउंट, क्योंकि मीनल हमें बेरर चेक प्रोवाइड कर रही है तो मीनल अकाउंट आएगा। अमाउंट कितने है 8,740, वो कैश कॉलम में लिख लेंगे क्योंकि इमीडिएटली कैश मिल जाएगी। नरेशन बीइंग चेक रिसीव्ड फॉर क्रेडिट सेल्स, ये भी आपको लिखना है कि किस अकाउंट के थ्रू आपको ये चेक मिली है, यानी आपको क्रेडिट सेल्स के थ्रू मिली है या क्रेडिट परचेस के थ्रू हुई है, तो वो भी आपको मेंशन करना है। इफेक्टेड ऑन 25th जून 2011। ये हो गई इसकी नरेशन। नेक्स्ट वन, withdrew cash from bank for personal use rupees 5,000। अभी ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, ये हमने अपने खुद के लिए हमारे खुद के अकाउंट से निकाली हुई है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। ठीक है, आपको अगर कंफ्यूजन है ये कॉन्ट्रा एंट्री है, नहीं है ये कॉन्ट्रा एंट्री, इट इज़ अ नॉर्मल एंट्री जो सिर्फ एक साइड में ही पोस्ट होगी, क्योंकि विड्रॉ करने के बाद आप खुद के अकाउंट में पैसे जमा करने वाले हो। ठीक है, आपके खुद के अकाउंट से पैसे निकाल रहे हो तो आपको बाद में खुद के अकाउंट में ही पैसे डालने, पर वो आप पर डिपेंड करता है डालने हैं या नहीं। तो यहाँ पे विड्रॉ कैश की है हमने बैंक से, यानी कि मानस ट्रेडर्स ने, फॉर पर्सनल यूज, तो इसकी पोस्टिंग हम कर लेंगे इन पेमेंट साइड, क्योंकि कहाँ से आ रही है अकाउंट पैसे हमें बैंक से मिलने वाले हैं, तो हमको यहाँ से पेमेंट बाद में कभी ना कभी तो करनी है, बाद में पैसे आप डालने ही वाले हो, तो यहाँ पे पेमेंट साइड में लिख लेंगे, क्योंकि आपको
आपका पैसा जैसे जा रहा है वैसे वापस आपको डालना भी होगा। तो 16th डेट को हुआ ही ये ट्रांजेक्शन बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, क्योंकि खुद के लिए निकाले तो ड्रॉइंग्स अकाउंट इफेक्ट होगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट कितना अमाउंट है 5000 इन कैश कॉलम। नहीं, यहीं पे आपको गलती होगी, क्योंकि बैंक आपको पैसे दे रही है तो आप कैश कॉलम में कैसे लिखोगे। मैंने ये जानबूझ के लिखा क्योंकि आपको भी समझ में आ जाएगा कि अगर आप ऐसा कोई गलती करने वाले हो कैश कॉलम में आप अमाउंट लिख लोगे तो आपको समझ में आ जाए तभी के तभी कि अगर आप बैंक से पैसे निकाल रहे हो तो आपको कौन पैसे दे रहा है, बैंक दे रही है, बैंक से पैसे आ रहे हैं, आपको कोई कैश इमीडिएट कैश नहीं मिलने वाले, अकाउंट टू अकाउंट वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो वी हैव टू राइट द अमाउंट इन बैंक कॉलम, यहाँ पे आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। ठीक है, और इसकी नरेशन बीइंग कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। फॉर पर्सनल यूज। सो ये होगी इसकी नरेशन। अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। डिपॉजिटेड इनटू बैंक द चेक रिसीव्ड ऑन 12th July 2011। अभी ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, ठीक है, पर अभी उन्होंने यहाँ पे डेट मेंशन की हुई कि कौन सी चेक हमने डिपॉजिट करी, यानी कि मानस ट्रेडर्स ने 12th जुलाई को जो चेक मिली थी वो 20 तारीख को डिपॉजिट की है बैंक में। सो कौन सी है वो, जो हमने रिसीट साइड में इसकी पोस्टिंग की है, जो हमें बेरर चेक मिली है मीनल के तरफ से फॉर क्रेडिट सेल्स, वो अभी जाके मानस ट्रेडर्स ने बैंक में डिपॉजिट की है। सो दिस इज़ अ कॉन्ट्रा एंट्री, यानी कि एक साइड से आपको मिल रहा है और एक साइड में आपको डालना है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। सो लेट्स मेक अ एंट्री इन कैश बुक। पहले हम रिसीट साइड में लिख लेंगे इसकी पहली पोस्टिंग टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रही है, टू कैश अकाउंट कितनी है 8740, क्योंकि 12th जुलाई को जो चेक मिला है अभी उसके पैसे इमीडिएटली नहीं मिले, मतलब यानी कि जो चेक मिला था उसके पैसे हमें इमीडिएटली मिलने वाले नहीं थे, क्योंकि क्या है कि मीनल ने जो चेक दिया है बेरर चेक, वो अभी तक मानस ट्रेडर्स ने 12th जुलाई को डिपॉजिट नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ रिसीव किया था, पर 20th जुलाई को उन्होंने वो डिपॉजिट किया और तब जाके उन्हें वो पैसे मिले हैं। सो ये ऐसी एंट्री इन्होंने यहाँ पे इफेक्ट करी है। सो वी विल राइट द अमाउंट इन बैंक कॉलम, क्योंकि बैंक से पैसे आ रहे हैं। लेजर फोलियो में सी लिख लेंगे क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, बोथ द साइड्स इसका रिकॉर्डिंग होने वाला है। अमाउंट है 8740, ठीक है। नरेशन बीइंग check deposited into bank for collection, bank for collection। सेम वे हमें पेमेंट साइड में भी पोस्टिंग करनी है। यहाँ पे हम डेट लिख लेंगे 20th बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट हमें पैसे दे रही है। सो बैंक अकाउंट इज द गिवर ओवर हियर। कॉन्ट्रा एंट्री है, अभी वो बैंक कैश में पेमेंट करने वाली है हमें, तो कैश कॉलम में अमाउंट लिख लेनी है 8740।
narration being check deposited into bank for collection. For collection, ठीक है। तो ये हो गई इसकी पोस्टिंग। अभी हमने यहाँ पे सारे एंट्रीज पोस्ट कर लिए हैं, ठीक है। सो अभी इसकी हम क्या करने वाले हैं, टैली करने वाले हैं। ये ऐसी ही कैश बुक होती है, आई डोंट नो मैं आपको कैसे दिखाऊँ उसको, पर मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। ये रिसीट साइड के कॉलम हो गई और ये पेमेंट्स साइड की कॉलम हो गई। अभी क्या करना है हमें कि इसकी टोटल कर लेनी है, पर पहले हम रिसीट साइड की टोटल कर लेंगे। पहले रिसीट साइड में कैश कॉलम की टोटल करनी है और फिर बैंक कॉलम की, और इनकी टोटल होने के बाद आपको एक रफ पेज पर या कहीं रफ वर्क आप कर रहे हो वहाँ पे ये रफली अमाउंट्स लिख लेनी है, रिसीट साइड की, कैश कॉलम की और बैंक कॉलम की। सिमिलरली पेमेंट साइड की भी आपको पहले कैश कॉलम की टोटल करनी है और फिर बैंक कॉलम की टोटल करनी है और रफ साइड में लिख लेने की है। तो आपको कंपेयर करना है इन दोनों साइड्स को, यानी कि रिसीट साइड एंड पेमेंट साइड, इन दोनों में से किसकी साइड की अमाउंट ज़्यादा है। यानी कि अगर रिसीट साइड की कैश और बैंक कॉलम की अमाउंट ज़्यादा हुई पेमेंट से, तो आपको टैली करने के लिए पेमेंट साइड के जो कैश एंड बैंक कॉलम की अमाउंट आई है वो रिसीट साइड के कैश एंड बैंक कॉलम में से माइनस करनी है, सो दैट आपको इस साइड की जो अमाउंट कम पड़ रही है रिसीट साइड की कंपैरिजन में वो टैली हो जाएगी। तो हम पहले इसका टोटल कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे इन दोनों साइड्स की टोटल कर ली है। यही क्वेश्चन में इन रिसीट साइड कैश कॉलम इज 1,15,940 और बैंक कॉलम की साइड है 43,740। ये रिसीट साइड के कॉलम हो गए। अभी पेमेंट साइड की टोटल हुई कैश कॉलम की 58,590 और बैंक कॉलम की 15,750। तो हमें यहाँ पे कंपेयर करना है कि कौन सी साइड ज़्यादा है। तो विथ अ बेयर विजन वी कैन सी इट क्लियरली कि हमें यहाँ पे रिसीट साइड की अमाउंट ज़्यादा दिख रही है पेमेंट साइड से। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि कैश कॉलम की जो अमाउंट है वो पेमेंट साइड के कैश कॉलम में से माइनस करनी है, तो उसका टोटल आता है 57,350। सिमिलरली बैंक कॉलम की अमाउंट हमको पेमेंट्स के बैंक कॉलम में से माइनस करनी है, तो अमाउंट आ गई यहाँ पे बैंक कॉलम की 27,990। तो ये होगा बैलेंस कैरिड डाउन, जो हम पेमेंट साइड के नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना हुआ है कैश कॉलम में 57,350 और बैंक कॉलम 27,990। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम ऐसे नीचे या बैलेंस कैरिड डाउन लिख लेंगे। पर अभी सिर्फ यही नहीं काफ़ी, इसको हमें नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग स्टॉक में भी इंक्लूड कर लेना है। तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में, यानी कि अभी ये कौन से डेट को स्टार्ट हुई है कैश बुक की डेट 1 जुलाई 2011। सो हमें ये जो बैलेंस नीचे कैरिड डाउन हुआ है ये हम नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त मंथ 1 अगस्त को एज अ ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे। ब्रॉट डाउन होगा वहाँ पे जब हम इसका कैश बुक नेक्स्ट मंथ का प्रिपेयर करेंगे। सो हाउ वी विल राइट दिस, पहले अभी यहाँ पे मैंने बैलेंस कैरिड डाउन कर लिया है, तो
हमें यहाँ पे पूरी टोटल कर लेनी है. दिस इज 1,15,940 डबल लाइन और कैश बैंक कॉलम की 43,740. सिमिलरली यहाँ पे भी कर लेनी है हमें. एंड डबल लाइन. ठीक है. नाउ आई एम नॉट हैविंग हियर स्पेस, तो मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ. पहले एग्जाम्पल पे भी मैंने समझाया था आपको कि जो बैलेंस यहाँ पे कैरिड डाउन होगा वो नेक्स्ट मंथ में बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, जो हम रिसीट साइड में लिखेंगे, यानी कि डेबिट साइड में लिख लेंगे. सो यहाँ पे ये एग्जाम्पल एंड होता है. पर मैं आपको एक ट्रांजैक्शन का एक छोटी सी टिप देने वाली हूँ. यहाँ पे मैंने आपको बताया था इस थर्ड ट्रांजैक्शन में कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है, यानी कि ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन हमने उधार पे यानी लोन पे किया हुआ है. ठीक है. पर वही जो ट्रांजैक्शन जो क्रेडिट का हुआ था उसका पेमेंट किया हुआ था 6 जुलाई को, जो कि था 11,850. सो जो 150 रुपये मैंने आपको कहे थे जो क्रेडिट पे रह गए, वो हमें देने बाकी है. बट जस्ट नोटिस ये फुल सेटलमेंट में किया हुआ है. मतलब मानस ट्रेडर्स ने ये जो क्रेडिट पे उन्होंने जो खरीदा था प्रतीक से उसकी पूरी पेमेंट कर दी है, जो कि है 11,850. यानी जो 150 रुपये बाकी थे हमारे प्रतीक के लिए देने को, वो 150 रुपये डिस्काउंट दे दिए प्रतीक ने हमें, क्योंकि यहाँ पे फुल सेटलमेंट लिखा है, यानी कि पूरी पेमेंट कर दी थी मानस ट्रेडर्स ने 6 जुलाई को. सो 150 इज़ अ डिस्काउंट अलाउड टू अस बाय प्रतीक. ठीक है. सो दिस वॉज अ टिप. छोटी सी टिप थी, आपको समझ में आ गई होगी. मैंने वो एग्जाम्पल में नहीं समझाई क्योंकि आपका वो जो सीक्वेंस होगा तो वो मिस हो जाता, तो इसलिए मैंने ये एट द एंड बता दी आपको पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद. सो दिस वॉज द एंड ऑफ द एग्जाम्पल.